आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा चैनल में आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल है। एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। आज का टॉपिक है आदिल शाही दौर हुकूमत के हवाले से उसकी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से आदिल शाही दौर हुकूमत में उर्दू अदब परवान चढ़े और किस तरह से यहाँ पे बादशाहों ने उर्दू की सरपरस्ती की। आदिल शाही, जिन्हें बेजापुर की जो हुकूमत थी वहाँ पे जिन बादशाहों ने हुकूमत की, उन्हें आदिल शाही के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने अपने आगे ये शाह का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इन्हें शाही कहा जाता है। 1490 से 1685 के दरमियान ये हुकूमत हिंदुस्तान के जुनूबी इलाके में ये हुकूमत थी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे उर्दू अदब किस तरह से परवान चढ़ी और बढ़ी। इसका बानी यूसुफ आदिल शाह था, जो 1490 से 1518 तक इसने हुकूमत की। ये महमूद गामा का तरबियत याफ्ता था, इल्म अदब का दिलदादा था, मगर उर्दू नहीं जानता था। इसके बाद दूसरे बादशाह इस्माइल आदिल शाह की हुकूमत आती है, जो 1518 से 1534 तक हुकूमत करते हैं। इस्माइल आदिल शाह की माँ एक मराठा औरत थी। ये फ़ारसी अच्छी जानता था, मगर उर्दू और देसी ज़बान इसे नहीं आती थी और वफ़ाई तखल्लुस करता था। इब्राहिम आदिल शाह, ये एक बड़ा नाम है आदिल शाही हुकूमत में, जिसने उर्दू अदब के परवान में और तरक्की करने में उसका बड़ा रोल रहा है। ये 1534 से 1557 तक की इसकी हुकूमत रही। इस्माइल आदिल शाह का फर्जंद था, इल्म अदब से बहरवर था, शोहरा व उलमा की कदरदानी करता था। मौलाना शहीद गुजराती बेजापुर आए तो उनकी सरपरस्ती की। अली आदिल शाह 1557 से 1580 के दरमियान इसने हुकूमत की। इब्राहिम का फर्जंद था, वो मुल्ला फतहुल्ला शिराजी का शागिर्द था। अब आइए, ये तो एक छोटा सा जायजे के तौर पे पेश किया गया था। अब आइए तफसीली गुफ्तगू हर बादशाह के दौर में कर लेते हैं कि किस दौर में किस तरह से अदब परवान चढ़ा। सबसे पहला बादशाह था इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु, जिसने सबसे ज़्यादा, जहाँ से आप मान सकते हैं कि शुरुआत हुई और उर्दू को जिन बादशाहों ने अपनी सरपरस्ती जिन बादशाहों की हासिल थी, उनमें से ये पहला नाम आता है। तो ये इनका दौर हुकूमत है 1580 से 1626 के दरमियान। अली आदिल शाह का फर्जंद था और मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हमअसर था। इसके अहद में जब गुजरात और अहमदनगर पर मुग़लों ने हमला किया तो उसने वहाँ के तमाम बाका मालों को अपने यहाँ आने की दावत दी। इसके अहद में अल्लामा नूरुद्दीन ज़हूरी, उसकी किताब नौरस का वो दिबाचा लिखा जो सर नसर ज़हूरी के नाम से मशहूर है। नौरस ये इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु की किताब है और बहुत फेमस है। रफ़ीउद्दीन शिराजी ने 1606 में बेजापुर की अहम तारीख़ तज़किरतुल मुलूक इसी के दौर में लिखी। मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने इसी दौर में इब्राहिम आदिल शाह के हुक्म से 1600 में ममालिक हिंद की बेमिसल तारीख़ लिखी, जो तारीख़ फरिश्ता के नाम से मशहूर हुई।
इब्राहिम अपने हम असरों अकबर जो शुमाली हिंद में हुकूमत कर रहे थे, मुग़ल बादशाह, और मोहम्मद कुली जो कि गोलकुंडा के बादशाह थे, ये इब्राहिम के हम असर थे। और इन दोनों की तरफ हिंदुस्तानियत का दिल दादा ये भी था। नौरस इसकी मशहूर ज़माना तसनीफ़ है। इन्हीं के दौर में बुरहानुद्दीन जानम, एक जो सूफ़ी गुज़रे हैं, जिन्होंने उर्दू के हवाले से इनकी तसानीफ़ हमारे सामने आती है, इन्हीं के दौर से हैं। उनके बारे में थोड़ी तफसील जान लेते हैं। 1543 से 1591 के दरमियान ये रहे, इसी दौर से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी तसानीफ़ हैं इरशादनामा, सुख सहेला, वसीयतुल हादी, रमज़ुल वासिलीन, बशारतुल ज़िक्र, मनफ़अतुल ईमान। इसी दौर का एक शायर अब्दल, जिसने अपने मोहसिन इब्राहिम आदिल शाह जगत गुरु के हालात पर उर्दू मसनवी इब्राहिम नामा 1603 में कलमबंद किया। इब्राहिम का कौल है, इस दुनिया में दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तंबूरा और दूसरी खूबसूरत औरत। इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह की हुकूमत आती है 1626 से 1656 के दरमियान। ये ख़ुद शायर नहीं था, मगर शायरों और अदीबों से इसका दरबार भरा हुआ था। इसकी मलिका खदीजा सुल्तान शहरबानो गोलकुंडा के मोहम्मद कुतुब शाह की बेटी थी। इसने भी शोरा की सरपरस्ती की और ख़वारनामा फ़ारसी उर्दू जो फ़ारसी में थी उसका उर्दू तर्जुमा करवाने पर इसने इनाम रखे थे। ये इनाम जो रखा था वो खदीजा सुल्तान शहरबानो ने रखा था ख़वारनामा के लिए। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीमी अस्तराबादी का ताल्लुक़ मोहम्मद आदिल शाह की दौरे हुकूमत से है। ईरान से इब्राहिम आदिल शाह की शोहरत सुनकर आया था। फ़ारसी का बड़ा शायर था। 1638 में एक मसनवी चंद्रबदन और महियार लिखी थी, जिसमें एक हिंदू शहजादी चंद्रबदन और एक मुसलमान ताजिर मुहियुद्दीन, जिसे महियार के कहा जाता है, कि इश्क की दास्तान चंद्रबदन और महियार में है। इसी दौर से अमीन का भी ताल्लुक़ है। ये मुकीमी का हमअसर था और इसी की नकल पर एक मसनवी बहराम हुस्न बानो लिखी थी। वो ये मसनवी मुकम्मल न कर सका था। इसी के दौर के एक शायर मिर्ज़ा दौलत शाह ने इसकी तकमील 1638 में की थी। हसन शौकी का ताल्लुक़ भी इसी दौर से है। इस दौर में बेजापुर में ही था, फिर गोलकुंडा चला गया, पहले अहमदनगर में रहा। तो ये हसन शौकी जो हैं, तीनों हुकूमत में वक्त ये अपनी जगह बदलते रहे। तो पहले अहमदनगर में थे, उसके बाद बेजापुर में रहे, उसके बाद फिर गोलकुंडा चले गए। इनके जो एक मशहूर मसनवी है वो फतहनामा निज़ाम शाह है। बेजापुर में आदिल शाह की शादी की दावत का तफसीली हाल एक मसनवी में हसन शौकी ने बयान किया है। उसका नाम है मेज़बानी नामा आदिल शाह 1633। मोहम्मद इब्राहिम सनाती का ताल्लुक़ भी इसी दौर से है। ये इन्होंने हज़रत तमीम अंसारी का वाक़या क़िस्सा बेनज़ीर के नाम से 1645 में लिखी। कमाल खान रुस्तमी ख़वारनामा इब्न हिसान का मलिक खुशनुद मलका के साथ जहेज़ में आया था। 1635 में बीजापुर से गोलकुंडा का सफ़ीर बनाकर भेजा गया। इसने गोलकुंडा में अब्दुल्ला कुतुब शाह की तारीफ़ की थी। वापस जाने लगा तो अब्दुल्ला ने दरबारी शायर गवासी को इसके साथ भेजा था। मलिक खुशनुद ने अमीर खुसरो की मसनवियों का उर्दू तर्जमा किया, जिनमें यूसुफ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न, हिश्त बहिश्त है। हिश्त बहिश्त मोहम्मद आदिल शाह के हुक्म से लिखी थी। अली आदिल शाह सानी
1656 سے 1673 کے درمیان کی حکومت عادل کی وفات کے بعد اس کا اکلوتا بیٹا بادشاہ بنا جو علی عادل شاہ ثانی شاہی تھا۔ یہ ایک اچھا شاعر تھا، اس کا مکمل اردو دیوان موجود ہے اور یہ شاہی تخلص کرتا تھا۔ اس کا بیشتر حصہ مغلوں سے معرکہ آرائی اور پریشانیوں میں گزرا۔ اس کے دور کا ملک الشعراء نصرتی تھا۔ اس کی مثنوی علی نامہ گلشن عشق ہیں۔ یہ بادشاہ کا بچپن کا ساتھی تھا۔ یہ بات نصرتی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور بادشاہ کی وفات کے صرف 2 سال کے بعد 1675 میں ہی وفات پائی۔ گلشن عشق جو نصرتی کی مثنوی ہے، کنور منوہر اور مد مالتی کی عشقیہ داستان قلم بند کی گئی ہے۔ گلشن عشق میں گلدستہ اس کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ نصرتی نے غزلیں بھی لکھی تھیں اور اس کا جو مجموعہ ہے اسے گلدستہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور کے غیر درباری شاعر دکنی کے حوالے سے کہ وہ شاعر جو دربار سے باہر انفرادی طور پہ اردو ادب کی خدمت کر رہے تھے، ان میں شاہ ملک کا نام آتا ہے۔ ان کی مثنوی شریعت نامہ ہے۔ شاہ امین الدین اعلیٰ 1591 سے 1675 کے درمیان کے ہیں، جن کا تعلق کسی بادشاہ سے کے دربار سے نہیں تھا، صوفی تھے اور خواجہ بندہ نواز گیسودراز، شمس الشاہ، برہان الدین جانم اور ان کے بعد شاہ امین الدین اعلیٰ اسی سلسلے سے آتے ہیں۔ ان کے مثنوی گنج مخفی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ گنج خوبی کے نام سے میر امن کی ایک تصنیف ہے، تو ان کو واضح رہے آپ کے سامنے۔ سید میرا ہاشمی یہ پیدائشی اندھے تھے، حلقہ صوفیہ میں سے تھے۔ یوسف زلیخا کو اردو میں منتقل کیا۔ سکندر علی شاہ ان کے دور کا بادشاہ تھا۔ محمد امین ایاغی اس کے مثنوی نجات نامہ 1669 کی لکھی ہوئی ہے۔ اس دور حکومت کے بادشاہوں کی فہرست ایک نظر میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترتیب وائز کون بادشاہ کس عہد سے تھا اور کون کب بادشاہ بنا۔ یوسف عادل شاہ جو اس کا بانی تھا 1490 سے 1518 کے درمیان، اس کے بعد اسماعیل عادل شاہ 1518 سے 1524 کے درمیان، اس کے بعد ابراہیم عادل شاہ 1534 سے 1557 کے درمیان حکومت کی۔ اس کے بعد علی عادل شاہ جو جن کے دور میں سب سے زیادہ ادیبوں کو سرکار کی طرف سے سہولتیں ملتی تھیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ یہ 1557 سے 1580 کے درمیان کے ہیں۔ ان کے علاوہ ابراہیم عادل شاہ ثانی شاہی 1580 سے 1626 کے درمیان، اور محمد عادل شاہ 1526 سے 1656، علی عادل شاہ ثانی شاہی 1656 سے 1673 کے درمیان ان کی حکومت رہی ہے، اور آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ 1673 سے 1685۔ اس کے بعد مغلوں نے دکن پر حملہ کیا اور اس کے بعد بادشاہ کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد مغلوں کی حکومت وہاں پہ رہتی، اور اس طرح سے ایک دکن میں اردو کے ارتقاء جو ان گولکنڈہ اور عادل شاہی بادشاہوں کے درمیان، بیجاپور بادشاہوں کے درمیان چل رہی تھی، وہ رک جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مغل حکومت کا دور چلتا ہے۔ تو یہاں سے اردو ادب کی ایک تاریخ رک جاتی ہے۔